ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो सीधा N8N में चले जाते हैं, ठीक है, और अपने वर्क फ्लो बनाने की कोशिश करने लगते हैं, पर 5-10 मिनट बाद उनके कुछ समझ में नहीं आता और वो फिर वर्क फ्लो बनाना बंद कर देते हैं और वो कभी अपना एआई एजेंट बना ही नहीं पाते हैं। ये इस वजह से नहीं है क्योंकि N8N बहुत ही कॉम्प्लेक्स है या फिर उसको समझना बहुत मुश्किल है और इसी वजह से लोग उसे कर नहीं पाते हैं। इसकी रीज़न ये है कि वो जो फंडामेंटल्स और बेसिक्स उन्हें समझना था वो कभी नहीं समझते हैं। तो आज का वीडियो इसी बारे में है। हम N8N में जाएंगे, मैं आपको साइन अप प्रोसेस दिखाऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस सब कुछ। बहुत एडवांस में हम नहीं जाएंगे, सारा बेसिक्स हम आज कवर करेंगे, जैसे कि N8N में डाटा कैसे फ्लो होता है, N8N में नोड्स क्या होता है, कौन से नोड्स हमें कब यूज़ करने हैं, किस किस तरीके के नोड्स होते हैं, ठीक है, क्रेडेंशियल्स कैसे सेटअप करने होते हैं, क्रेडेंशियल्स होते क्या हैं, एपीआई टोकन्स कैसे हमें लेना होता है, कुछ बेसिक्स एपीआई टोकन्स भी मैं आपको दिखा दूंगा, N8N का एडमिन पैनल से लेके वहाँ पे डाटा किस किस तरीके का होता है, सब कुछ। सो अगर आपको N8N में एआई एजेंट्स बनाने हैं और आपको फंडामेंटल्स नहीं पता है तो आप ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में मैं सारे फंडामेंटल्स कवर करूँगा और इस वीडियो के बाद आप बहुत इजीली अपना एआई एजेंट बना पाओगे। आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनाना चाहते हैं और इजीली आप वो बनाना शुरू कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको ये समझा दूंगा कि आपको अगर जीमेल बनाना है तो आपको कैसे काम करना है, अगर आपको टेलीग्राम एजेंट बनाना है तो कैसे क्या करना होता है, अगर आपको जीमेल एजेंट बनाना है तो क्या करना होता है। तो आप अभी देख सकते हैं कि हम n8n.io के वेबसाइट पे हैं। अगर आप यहाँ पे जाके देखो n8n.io, आपको सबसे पहले यहीं पे आना है अगर आपने साइन अप नहीं किया है। अगर आपने साइन अप कर दिया है तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, मैंने टाइम स्टैम्प्स देके रखा है नीचे। तो सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करना होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक साइन अप वाला इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पे आपको 3-4 डिटेल्स देना पड़ता है। सबसे पहले आपका फुल नाम देना पड़ेगा, आपको कंपनी ईमेल देना पड़ता है, कंपनी ईमेल को फिर से कंफर्म करना पड़ता है और एक पासवर्ड सेट करना पड़ता है। फिर एक अकाउंट का नाम, जो भी आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका 14 डेज फ्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। मैं ये सब कर लेता हूँ और फिर हम आगे देखते हैं। तो मैंने ये सब कॉन्फ़िगर कर लिया है। अभी आपको स्टार्ट 14 डेज फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है और फिर आपका ऐसे यहाँ पे एक आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे आपसे, जैसे आप देख सकते हैं कि कंपनी का साइज़ क्या है, फिर आपको कहाँ से पता चला N8N के बारे में। हम फटाफट वो सब खत्म कर देंगे, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। हम जल्दी जल्दी ये सब खत्म करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन गूगल। ये होने के बाद आपको यहाँ पे पूछता है कि आप किसी और के साथ अपने वर्क फ्लो को शेयर करना चाहते हैं कि नहीं। तो अभी हमें ये सब नहीं करना है, तो हम स्किप करेंगे और अभी कुछ टाइम अपना इसका लेगा और आपका वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट ऑटोमेटिंग आ गया है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट हमारा ये N8N के डैशबोर्ड में लेके चला जाएगा, इंस्टेंस खुल जाएगा हमारा। इसके बाद आपको अपने जीमेल में जाके एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा आपका मेल, वो आप कर लेना। तो एक बार आपका सब कुछ सेटअप हो गया, उसके बाद आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको दिखाएगा आपका 14 डेज फ्री ट्रायल अभी बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम फ्री ट्रायल में हैं अभी। आपका नाम यहाँ पे दिखाएगा और आपके सामने 2 ऑप्शंस आएगा। एक तो आप एआई वर्क फ्लो बिल्डर यूज़ कर सकते हो जो N8N के अंदर ही है, वो उतना अच्छे से काम नहीं करता है, या फिर आप अपना स्क्रैच से बना सकते हो। मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले हम इसको पहले कट कर देते हैं ताकि हमें ईजिली दिखाई दे सब कुछ। यहाँ पे साइड में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर आप इसको एक्सपैंड करो, यहाँ पे आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिख सकता है। आप पर्सनल में जा सकते हो। पर्सनल मतलब बस पर्सनल स्पेस होता है इसके अंदर, और आपका होम के अंदर ओवरव्यू के अंदर एक ही डिफरेंस होता है। पर्सनल में आके आप फोल्डर्स बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप यहाँ पे एक फोल्डर बनाने वाला ऑप्शन आपके पास आता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखो, ये देखो क्रिएट फोल्डर, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। पर्सनल और ओवरव्यू में ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपका एडमिन पैनल होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एडमिन पैनल आपका खुलेगा, ठीक है, जहाँ पे आप अपना सब्सक्रिप्शन मैनेज कर सकते हो। अगर आपने सब्सक्रिप्शन बाय किया है वो मैनेज कर सकते हो। इंस्टेंस का जो आपका N8N में रेगुलर अपडेट्स आते हैं तो वो आप ऐसे मैनेज में जाके यहाँ पे आपका होगा N8N वर्जन, आप देख सकते हो ये अभी लेटेस्ट वर्जन में, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन में। अगर आप लेटेस्ट बीटा यूज़ करना चाहते हो, बीटा मतलब होता है थोड़ा अनस्टेबल होता है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में होता है। 1 हफ्ता बाद नॉर्मली पहले बीटा आता है, उसके बाद उसका स्टेबल वर्जन आता है। हम स्टेबल में ही रहेंगे क्योंकि हमें स्पीड चाहिए। बीटा में थोड़ा स्पीड कभी कभी स्लो हो सकता है। उसके बाद आपका टाइम जोन यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, आप एग्जीक्यूशंस क्या क्या कर रहे हो। वेरीफाइड कम्युनिटी नोड्स दिखाता है आपको। मैं आपको समझाऊंगा कम्युनिटी नोड्स क्या होते हैं, पर इसे आपको ऑन ही रखना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हो तो यहाँ पे आप अगर सेव चेंजेस में दबाओगे तो आपका वर्क फ्लो थोड़ी देर ऑफलाइन हो जाएगा। मतलब अगर आप कुछ बना रहे होगे तो बनाने के बीच में ये मत करना, क्योंकि अगर आपने कर दिया तो वो कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि N8N के सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो पूरा का पूरा वर्क फ्लो रीस्टार्ट होता है। इसीलिए आप उस समय अगर कुछ बना रहे हो या फिर किसी वर्क फ्लो के बीच में हो तो आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है।
यहाँ पे बहुत सारा बिलिंग्स में जा सकते हो। जैसे कि अगर मैंने सब्सक्रिप्शन बाय किया होता तो यहाँ पे मुझे दिखाता। एक्सपोर्ट में जाके आप अपने सारे वर्कफ्लोज को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मान लो आपके फ्री ट्रायल ख़त्म हो गया और अभी आपको सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना है, पर कुछ वर्कफ्लोज है जो आपको सेव करके रखना है, तो यहाँ पे आपका डाउनलोड बटन आ जाएगा, आप वहाँ पे वो डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आके फिर से आप इंस्टेंस पे अगर क्लिक करोगे तो हम फिर से अपना N8N इंस्टेंस में चले जाएंगे जैसे हम जहाँ पे थे। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया। अभी मैं इसे हटा देता हूँ। और यहाँ पे आपका एक टेम्पलेट्स भी एक चीज़ होता है। अगर टेम्पलेट्स मतलब होता है कि बनाए बनाए कुछ वर्कफ्लोज होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जो लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा है। ये आपको, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पहले कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सी मोर टेम्पलेट्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये N8N के ऑफिशियल टेम्पलेट्स वाले वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं मार्केटिंग वाला टैग हटा दूँ तो आप देख सकते हो मेरे साथ सामने 7474 वर्कफ्लोज हैं टोटल, मतलब सारे सेक्टर्स को मैं मिला के। सेक्टर्स मतलब IT, सेल्स, ऑपरेशन, मार्केटिंग, हर एक सेक्टर के लिए यूज़ होता है, हर एक इंडस्ट्री के लिए ऑटोमेशन यूज़ होता है। सब यहाँ पे सारे वर्कफ्लोज फ्री नहीं होते हैं, कुछ कुछ पेड होते हैं, पर ज़्यादातर वर्कफ्लोज फ्री होते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे एक पर्सनल लाइफ मैनेजर चाहिए, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, जो मैं गूगल सर्विसेज को मैनेज कर पाए और वॉइस एनेबल्ड हो और जो टेलीग्राम से चलता हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ और क्लिक करके इसे यूज़ फॉर फ्री कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डेमो दिखाएगा उस वर्कफ्लो का कि वो दिखता कैसे है। और फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके N8N इंस्टेंस में पूछेगा आपको इम्पोर्ट टेम्पलेट टू आकाश 140 क्लाउड वर्क स्पेस। तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी हम बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाएंगे, पर टेम्पलेट्स एक अच्छा तरीका है स्टार्ट करने का। क्योंकि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपने कभी भी वर्कफ्लोज के बारे में नहीं सीखा है तो आप सीधा आ सकते हो और टेम्पलेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए ईजी है। आपको शुरुआत से पूरा शुरू नहीं करना है। पर अगर आपको फंडामेंटल्स सीखने में इंटरेस्ट है और एक्चुअली अपने लिए रोबस्ट और ऐसे एजेंट्स बनाने हैं जो काम करते हैं, अपने लिए कस्टमाइजेबल एजेंट्स बनाने हैं, तो आपको सब कुछ बिगनिंग से सीखना चाहिए। बट एट फर्स्ट आप टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो। और ये इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपको होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी बिना ज़्यादा मेहनत के। तो इसीलिए टेम्पलेट्स है। और बाद में भी आप टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको दिमाग में आइडिया है कि आपको सेल्स के रिलेटेड कुछ बनाना है, तो आप यहाँ पे आके सेल्स वाले बटन में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर हम बैक जाएंगे, यहाँ पे सेल्स लिखा रहेगा। अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेल्स वाला सारा वर्कफ्लो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि आप जो काम अपने वर्कफ्लो से कराना चाहते हो क्या वो यहाँ पे है। अगर ऑलरेडी है तो आप क्लिक करो, उस टेम्पलेट को अपने इंस्टेंस में खोलो और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो। उसके बाद आपको पता चला कि नहीं, आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, तो आपको यहाँ पे उस टेम्पलेट के अंदर ही चेंजेस करो। आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपको सब कुछ शुरू से नहीं बनाना पड़ता है। तो टेम्पलेट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यह, और आपको यूज़ करना भी चाहिए। ज़्यादातर यूट्यूबर्स भी आजकल टेम्पलेट्स देते हैं फ्री में, मेरे भी टेम्पलेट्स आपको फ्री में मिलेंगे। तो टेम्पलेट्स का यूज़ आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ शुरुआत से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम आज बेसिक्स सीखेंगे। तो हम इससे हट जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी आपको कुछ और इम्पोर्टेंट है नहीं जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। पर्सनल में आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे सब ऐसा सारा पर्सनल आपको चीज़ें दिखाएगा। आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन फैक्टर ऑन कर सकते हैं, जिससे सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ जाता है। कोई आपके N8N इंस्टेंस में फटाक से नहीं घुस पाएगा आपको, मतलब एक ऑथेंटिकेटेड ऐप के साथ कनेक्ट हो जाता है, गूगल ऐप के साथ। अभी हम उसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे। और एक चीज़ है MCP एक्सेस बोल के एक चीज़ होता है, जिसमें आप बाहर के, अगर आपने MCP का नाम सुना होगा, MCP मतलब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है। तो इसका सिंपल, अगर मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊं तो आप किसी और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके N8N को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास क्लॉड का सब्सक्रिप्शन है तो क्लॉड का MCP का एक्सेस होगा आपके पास। तो अगर आप इसे एनेबल करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप क्लॉड के साथ आपके अपने क्लॉड के साथ N8N को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप क्लॉड में जाके बस बोलेंगे कि मुझे इस तरीके का वर्कफ्लो बना के दो, और वो बना के देगा। पर आपको एक्चुअली बस टाइप करके वर्कफ्लो बनाने के लिए क्लॉड में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे आपको मिल जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे ओवरव्यू में आपको एक सेक्शन आएगा बिल्ड विथ AI, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम ट्राई एन AI वर्कफ्लो होता है जो आप बिल्ड कर सकते हो, या फिर हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हैं। आज हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, तो मैं इसे पहले बंद कर देता हूँ और फिर हम पहले कैनवस में जाते हैं। कैनवस में जाके भी बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको समझानी है। तो ये होता है N8N का नॉर्मल कैनवस, ऐसा दिखता है। तो मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ।
तो एक बार आप n8n के कैनवस के अंदर आ जाओ, फिर आपको सामने बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। मैं पहले एक एक करके यहाँ से ऊपर से शुरू करता हूँ, फिर हम इस तरफ जाएंगे। सबसे पहले पर्सनल, तो आपका वर्क फ्लो हमेशा आपके पर्सनल स्पेस के अंदर बनता है, इसीलिए यहाँ पे ये पर्सनल दिखाता है। यहाँ पे आप अपने वर्क फ्लो को नाम दे सकते हैं, आप जो चाहें। मैं इसे टेस्ट नाम दे सकता हूँ, तो ये नाम हो गया। यहाँ पे आप टैग्स ऐड कर सकते हैं, जैसा भी टैग आप चाहते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी अभी कोई टैग है नहीं, तो यहाँ पे दिखाएगा नहीं, पर आप मैनेज टैग्स में जा सकते हैं और आप क्रिएट अ टैग कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से टेस्ट वाला एक टैग बनाता हूँ और क्रिएट टैग करता हूँ और डन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मैं ये टैग दे सकता हूँ, तो ये ऐसे साइड में एक टैग जैसे बन जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा यूज़ होता है मतलब थोड़ा अपने वर्कफ्लोज को ऑर्गेनाइज्ड रखने में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपने क्या किस वर्कफ्लो को किस यूज़ के लिए बनाया था। मैंने इसे टेस्ट के लिए बनाया, इसीलिए मैंने इसे टेस्ट नाम दे दिया, राइट। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो वर्कफ्लो का, जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे टेस्ट लिख सकता हूँ। बार बार टेस्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है, पर आप समझ गए कि यहाँ पे पूरा हम एक लंबा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि ये वर्कफ्लो किस लिए है, ठीक है। फिर यहाँ पे एडिटर आपको जो मिलता है, इसी को हम एडिटर कहते हैं। अभी जो हमारे सामने है एग्जीक्यूशंस मतलब होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि एग्जीक्यूशंस होता है जब एक्चुअली आपका वर्कफ्लो कुछ करता है। एक वर्कफ्लो आप बना लिया आपने और एक बार आपने उसे रन किया, वो एक रन एज अ एग्जीक्यूशन सेव हो जाता है n8n के अंदर। अभी तो मैंने यहाँ पे मेरा जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ वो इंस्टेंस नहीं है, पर एक बार ये रन कर ले वर्कफ्लो बनाने के बाद, फिर मैं आपको दिखाऊंगा एग्जीक्यूशंस क्या होता है। इवैल्स होता है कि आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि आप जैसे चाहते थे अपने वर्कफ्लो को रन कराना, क्या वो वैसे ही रन हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। पब्लिश वाला जो होता है, ये होता है एक्टिव करने के लिए। मान लो आपका वर्कफ्लो आपने बना लिया, टेस्ट कर लिया, उसके बाद आप चाहते हो कि ये एक्चुअली काम करे। जैसे कि आपका ईमेल एजेंट है, तो आप चाहते हो कि वो ईमेल एजेंट काम करे, हर दिन वो सुबह 6 बजे एक्टिव हो जाए और आपके सारे ईमेल्स को मैनेज कर दे और लेबल्स कर दे और ईमेल एक समरी भेज दे। तो तब बनाने के बाद आप इसे पब्लिश करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और ये आपको पूछेगा। यहाँ पे अभी क्योंकि मेरा वर्कफ्लो का कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो अभी मैं पब्लिश नहीं कर सकता। आपको एक वर्जन नेम पूछेगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो और फिर आपको पब्लिश में क्लिक करना है। यहाँ पे ये सेव्ड बटन होता है, जैसे कि मान लो अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, या फिर थोड़ा सा, अभी तो हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, पर यहाँ पे एक रेड काइंड ऑफ सेव बटन होता है जो आपको बार बार दबाना पड़ता है ताकि आप अपने वर्कफ्लो के प्रोग्रेस को सेव कर सको। और यहाँ पे ये जो होता है ये गिटहब का होता है कि गिटहब में रेटिंग्स कितना मिल रहा है n8n को, क्योंकि n8n जो होता है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म भी है। मतलब आप इसको सेल्फ होस्ट भी कर सकते हो क्लाउड के अलावा, मतलब अपने गूगल क्लाउड में या फिर ओरेकल का यूज़ करके या फिर कोई प्राइवेट VPS बाय करके। हम इसके बारे में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, पर अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ, मुझे ये उतना वो नहीं लगता है। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा वर्क फ्लो हिस्ट्री टू व्यू एंड रिस्टोर प्रीवियस वर्जन्स ऑफ योर वर्क फ्लो मतलब जैसे मैंने समझाया एक एजेंट जो आप बनाओगे। तो अभी ये बोल रहा है कि अभी यहाँ पे अगर जब हम बनाते हैं तो हम हर एक स्टेप में सेव करेंगे, राइट। जैसे कि पहला स्टेप हमने बनाया, फिर हमने सेव क्लिक किया, फिर हमने दूसरा स्टेप ऐड किया, फिर हमने सेव क्लिक किया। अब कभी कभी कैसा क्या होता है कि आपने सेव करना भूल गए और आपका बिजली चली गई और कंप्यूटर बंद हो गया या फिर लैपटॉप बंद हो गया, बिकॉज लैपटॉप में चार्ज नहीं था। तो उस समय लास्ट जो सेव आपने किया था उस सेव में ये रहता है। और या फिर कभी कभी आपने कुछ बनाया, कुछ एक नया नोड आपने ऐड किया, लेकिन उस नए नोड की वजह से कुछ गलती हो रहा है, तो आप चाहते हो कि प्रीवियस जो एक स्टेप था जब आपने सेव किया था, अब उसमें चले जाओ। वहाँ पे आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि प्रीवियस कौन कौन सा वर्जन सेव किया हुआ है, और फिर वो जाएगा। जब हम बना लेंगे तो मैं और ये सब आपको दिखा दूंगा उस समय। मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपके लिए देखना ईजी हो। तो यहाँ पे जो 3 बटन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप ऑलरेडी आपने जो कोई एक वर्क फ्लो बनाया है, ठीक है, आप उसको डुप्लीकेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे डुप्लीकेट बटन आएगा। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि उस वर्क फ्लो का नाम क्या देना है और उसमें टैग्स क्या क्या देना है, और आप जैसे डुप्लीकेट करोगे वो सेम फोल्डर के अंदर उस वर्क फ्लो को डुप्लीकेट कर देगा, ठीक है। आप दूसरा आप कर सकते हो कि डाउनलोड कर सकते हो, मतलब जितने भी आपको यूट्यूबर्स दिखते हैं जो आपको जेसॉन फाइल शेयर करते हैं, जो आप सीधा इंपोर्ट कर सकते हो या फिर ऐसा वो बोलते हैं, तो वो यहीं से आता है। मैं अगर कोई वर्कफ्लो बनाया हुआ है मेरा, तो अगर मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा तो वो वर्कफ्लो मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और फिर आता है आपका शेयर, आप वर्कफ्लो को शेयर भी कर सकते हो। चेंज ओनर मतलब जैसे हम जब साइन अप कर रहे थे तब आपको दिखा होगा कि हम
किसी को इनवाइट कर सकते हैं अपने वर्क फ्लो के अंदर। तो वैसे ही चेंज ओनर हो सकता है कि आपने अपना बनाया, फिर आपको अपने पार्टनर को वो वर्क फ्लो देना है, तो आप चेंज ओनर कर सकते हो। तो वो वर्क फ्लो या फिर वो एजेंट आपके पार्टनर के पास चला जाएगा, उसका ओनर बन जाएगा। उसके लिए पहले आपको सेटिंग्स में जाके, इनवाइट में जाके उसको एक जीमेल भेजना पड़ेगा, फिर वो एक्सेप्ट करेगा और फिर उसका साइन इन क्रेडेंशियल सब कुछ अलग होगा, ठीक है। फिर रीनेम, वर्कफ्लो को रीनेम कर सकते हो आप इधर से। इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल, ये होता है जैसे कि अगर मैंने आपको कोई जेसॉन फाइल शेयर किया या फिर किसी और यूट्यूबर ने शेयर किया, या फिर जो आपको टेम्पलेट्स में जो टेम्पलेट्स वाला जो सेक्शन हमने देखा था, उसमें जो हमें मिलेगा वो, अगर कोई यूआरएल है, जो जेसॉन फाइल है वो यूआरएल से कनेक्टेड है, तो आप यूआरएल से वो करोगे, या फिर आप इंपोर्ट फ्रॉम फाइल भी होता है। इंपोर्ट फ्रॉम फाइल मतलब जब मैं आपको अगर कोई जेसॉन फाइल शेयर करता हूँ, तो आप उस जेसॉन फाइल को डाउनलोड करोगे और यहाँ पे फिर इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करोगे और आपका कंप्यूटर खुल जाएगा। फिर जहाँ पे वो एग्जैक्ट जेसॉन फाइल है, आपको वहाँ जाना है और उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन में क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पे वो वर्कफ्लो आ जाएगा। मैं आपको ये सब चीज़ें एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप इंपोर्ट फ्रॉम फाइल में जाओगे और फिर अगर मैं एक जेसॉन आपको दिखाना चाहूँ कि कैसा होगा, तो आपके पास ऐसा जेसॉन फ्लो होगा, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो या फिर इस पर क्लिक कर सकते हो, और एक पे क्लिक करके फिर आप अगर ओपन करते हो तो यहाँ पे आपका वो वर्कफ्लो आ जाएगा। जैसे कि ये एक वर्कफ्लो ऐसे यहाँ आ गया, ऐसा होता है। इंपोर्ट फ्रॉम फाइल वाला जो फंक्शन है वो ऐसे काम करता है, ठीक है। सेटिंग्स में आप इसके सारे सेटिंग्स डिसाइड कर सकते हो। पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम सब कुछ पहले से बनाएंगे, और इसे भी डिलीट कर देते हैं। तो सेटिंग्स में जो होता है आपका, आप इस वर्कफ्लो के सेटिंग्स को डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर उसका क्या होगा, फिर एरर वर्कफ्लो से कनेक्टेड होगा कि नहीं, ये थोड़ा एडवांस्ड है। टाइम जोन आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस टाइम जोन में, क्योंकि अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो वो टाइम जोन अलग होगा, तो आप वो टाइम जोन यहाँ पे आकर डिसाइड कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। नॉर्मली ये सब डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब जैसे आपका इंस्टेंस का टाइम जोन है वैसा ही आपका वर्कफ्लो का भी टाइम जोन होगा, पर आप चेंज भी कर सकते हो। मैनुअल एग्जीक्यूशन सेव होगा कि नहीं, वर्कफ्लो टाइम आउट, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा डिटेल्स में इन सब की जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस जगह किस चीज़ पे क्या है। फिर आप यहाँ पे जो प्लस बटन है, इससे हम नोड्स सारे सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा नोड सिलेक्ट करना है और क्या करना है। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जो है ये होता है जूम टू फिट। जैसे आपको पता होगा जूम टू फिट वाला फंक्शन क्या होता है। तो अगर मैं पहले जूम इन कर लूँ या फिर मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, ठीक है, तो मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया। फिर मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, या फिर ये चीज़ 1 से भी होता है, अगर मैं 1 पे टैप करूँ तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ये होता है जूम इन के लिए, ये होता है जूम आउट के लिए, ठीक है। और फिर ये होता है टाइडी अप। टाइडी अप मतलब कि आपके वर्कफ्लो में थोड़ा सजा देता है आपके वर्कफ्लो को, ठीक है। अभी हम पर्टिकुलरली नोड्स के बारे में जानते हैं। नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम जब यहाँ जाएंगे, किसी भी वर्कफ्लो में सबसे पहला जो नोड होता है वो होता है ट्रिगर नोड, ठीक है। तो यहाँ पे सारे हमारे सामने ट्रिगर नोड ही हैं। पहला एक है ट्रिगर मैनुअली, और फिर एक है ऑन ऐप इवेंट। ऑन ऐप इवेंट सिंपल होता है, आप अगर सिंपली मुझे आपको समझाना हो तो किसी भी ऐप से जब आपका नोड ट्रिगर होता है उसे हम ऑन ऐप इवेंट कहते हैं। तो टेलीग्राम में मैसेज किया तो नोड ट्रिगर होना है, वर्कफ्लो ट्रिगर होना है, या फिर एजेंट ट्रिगर होना है, व्हाट्सएप से एजेंट को ट्रिगर करना है, जीमेल से एजेंट को ट्रिगर करना है, या फिर गूगल शीट से एजेंट को ट्रिगर करना है, वो होता है ऑन ऐप इवेंट, ठीक है। फिर आता है ऑन स्केड्यूल ट्रिगर। ये डेली बेसिस पे होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा डेली, यहाँ पे देखिए ट्रिगर इंटरवल्स लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करो तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। आप सेकंड्स में ट्रिगर कर सकते हो, मिनट्स में ट्रिगर कर सकते हो, आवर्स में ट्रिगर कर सकते हो, वीक्स में ट्रिगर कर सकते हो, मंथ्स में ट्रिगर कर सकते हो, या फिर आप अपना कस्टम भी बना सकते हो कि आपको हर 10 दिन में ट्रिगर करना है या फिर हर 15 दिन में ट्रिगर करना है। यहाँ पे उसके बीच का गैप कि एक ट्रिगर के बाद दूसरे ट्रिगर में कितना गैप होगा। यहाँ पे टाइम कि आप मान लो अपने डे सिलेक्ट किया है तो डे में किस समय, रात को 12 बजे कि सुबह 7 बजे, कुछ भी। और फिर आप टाइम भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ 7:30 को होना, शाम को 7:30 को, तो ये ऐसे होता है। तो अभी के लिए हम इसे हटा देंगे, हम ये ट्रिगर यूज़ नहीं करेंगे, पर मैं आपको सारे ट्रिगर्स दिखा देता हूँ। वेबहुक वाला जो ट्रिगर होता है वो होता है जब आप इसको किसी वेब सर्विस के सहारे ट्रिगर करना चाहते हो। मतलब कोई वेब सर्विस आपके वेबसाइट से अगर आप आपके एजेंट को लिंक करना चाहते हो तो भी आपका वेबहुक ट्रिगर होगा, क्योंकि वेबसाइट एक वेब सर्विस है, राइट, वो वेब में चलता है। तो वैसे ही होता है वेबहुक ट्रिगर। कोई भी वेब सर्विस से आपको ट्रिगर करना है तो वेबहुक ट्रिगर यूज़ होता है। फिर आपका ऑन फॉर्म सबमिशन मतलब क्या होता है, वेबहुक के बारे में हम और जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम वेबहुक। फिर एक होता है HTTP,
HTTP रिक्वेस्ट, ये वेबहुक, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। वेबहुक यूज़ होता है कहीं और से N8N के अंदर डाटा रिसीव करने के लिए, और HTTP यूज़ होता है N8N से किसी और सर्विस में डाटा भेजने के लिए। ठीक है, तो हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ट्रिगर्स में ही आ जाते हैं। ठीक है, N8N फॉर्म ट्रिगर, तो अगर आप इसको क्लिक करोगे, ये बिल्कुल एक फॉर्म सबमिशन की तरह है, जैसे गूगल फॉर्म होता है बिल्कुल वैसा ही हम आप अपना खुद का फॉर्म बना सकते हो। इधर देखिए आपको ये है फॉर्म का URL, मतलब अगर मैं इस URL को कॉपी करके कहीं खोलूँ, जैसे अगर मैं बैक जाके इस URL को इधर खोलूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है फॉर्म इजंट ट्रिगर्ड येट। ठीक है, पर अगर मैं इसको ट्रिगर करके खोलूँ तो यहाँ पे मेरे सामने एक फॉर्म आ जाएगा, जैसा हम फॉर्म उधर डिसाइड करेंगे, मतलब जैसा हम उसमें बनाएंगे हम बना सकते हैं। तो ये टेस्ट URL है और ये प्रोडक्शन URL है। टेस्ट URL और प्रोडक्शन URL क्या होता है? टेस्ट URL होता है जब आप वर्कफ्लो को, जब आप एजेंट को टेस्ट करते हो ना, जो वर्क फ्लो आपने बनाया है उसे आप टेस्ट करते हो, तब आप टेस्ट URL यूज़ करते हो। और जब आप एक्चुअली प्रोडक्शन में आते हैं, मतलब जब मैंने आपको समझाया था, जब हम यहाँ पे पब्लिश में क्लिक करेंगे, उसके लिए हमें वो प्रोडक्शन URL यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम फिर से इसे बड़ा कर दें, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सेट कर सकते हो आप कि किसको आपका फॉर्म फिलअप करना है। ऑब्वियसली सब आपका फॉर्म फिलअप करे ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए बना रहे हो, और आप चाहते हो भले ही किसी के पास वो लिंक हो, बट फिर भी वो हर एक इंसान उस फॉर्म को ट्रिगर ना कर पाए, तो इसीलिए आप ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मतलब एक पासवर्ड टाइप का। फिर आप फॉर्म का टाइटल क्या रखना है आपको, ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, तो सबमिट डॉक हमने फॉर्म का टाइटल रख दिया। आप यहाँ पे फॉर्म का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो ताकि यूज़र को पता चले, यूज़र मतलब जो फॉर्म फिलअप कर रहा है उसे पता चले कि फॉर्म किस बारे में है। तो मैंने बोल दिया सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। अभी हम यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करेंगे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड फॉर्म एलिमेंट, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप फॉर्म में चाहते क्या क्यों, जैसे आप चाहते हो कि कोई अपना नाम भरे, फिर आप चाहते हो कि वो कोई अपना फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम भरे, फिर फ़ोन नंबर भरे, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो मैं मान लीजिए एक सैम्पल फॉर्म आपके लिए बनाता हूँ, और यहाँ पे जो एलिमेंट टाइप होगा वह टेक्स्ट है, क्योंकि टेक्स्ट तो नेम ही होगा। फिर आप प्लेस होल्डर, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर मतलब कि एक एग्जाम्पल जो नीचे आएगा, जैसे कि नेम प्लेस होल्डर मैं जैक रख देता हूँ, मतलब एक नाम है। ये नेम में तो आपको ज़रूरत नहीं है, पर मान लीजिए कोई ऐसा है चीज़ है जिसमें आपको प्लेस होल्डर रखना है ताकि आपको पता चले कि, जैसे कि जॉब टाइटल, तो जॉब टाइटल में आप प्लेस होल्डर रख सकते हो कि मार्केटर या फिर सेल्स पर्सन, ऐसे करके उसे प्लेस होल्डर कहते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल जो उन्हें दिखेगा कि यहाँ पे मुझे पुट क्या करना है, अगर उन्हें नेम से बस जस्ट पता नहीं चल रहा है तो उसके लिए। फिर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे डाल सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब हमेशा वो वैल्यू रहेगा, पर वो तो हमें नहीं करना है। कुछ कुछ चीज़ें होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम चाहिए होता है, मतलब कि हम मान लीजिए मुझे एक वेबसाइट में ये डाटा भेजना है, तो मैं वेबसाइट लिंक बोल के वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वेबसाइट लिंक का भेज दूंगा वैसे। तो हम इसे रिक्वायर्ड कर देते हैं, और दूसरा एक फॉर्म एलिमेंट हम ऐड करते हैं जिसमें हम नाम देते हैं डॉक। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइप है, टाइप में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे PDF या फिर फाइल। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो फाइल सबमिट कर सकता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक्सेप्टेड आप PDF दे दो, ठीक है, रिक्वायर्ड कर दो इसको। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ये है कि व्हेन रिस्पॉन्ड, मतलब ये जो फॉर्म एलिमेंट है, फॉर्म है, वो रिस्पॉन्ड कब करेगा, तुरंत फॉर्म सबमिट के बाद रिस्पॉन्ड करेगा या फिर पूरा का पूरा वर्क फ्लो फिनिश होने के बाद। वर्क फ्लो फिनिशेस, वर्क फ्लो मतलब अगर मेरे एजेंट में 5 स्टेप है तो 5 स्टेप फिनिश होने के बाद करेगा कि नहीं। यहाँ पे आप ऑप्शन ऐड कर सकते हो। ये अपेंड एनिटन एट्रीब्यूशन मतलब होता है, यहाँ पे ये अपेंड एनिटन एट्रीब्यूशन आपको जहाँ पे भी दिखेगा ना, ये होता है एनिटन लिखता है कि ये फॉर्म एनिटन के द्वारा है भेजा गया है, या फिर ये अगर आप जीमेल भेज रहे हो तो जीमेल एनिटन के द्वारा भेजा गया है। तो इसको ऑफ रखना ज़्यादा बेटर होता है, और आपको कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ इसको तो आपको दिखेगा एक फॉर्म हमारे सामने आएगा, देख लीजिए आ गया। तो यहाँ पे मैं अपना नाम दूंगा, इसे प्लेस होल्डर कहते हैं। आप एक चीज़ देख पा रहे हो ना, जैक बोल के, इसे ही प्लेस होल्डर कहते हैं। ठीक है, तो मैं अपना नाम दूंगा, और मान लीजिए मैं एक फाइल भी सबमिट कर सकता हूँ। ठीक, फाइल सबमिट नहीं करना, पर आप मतलब समझ गए। ऐसे आप अपना फॉर्म बना सकते हैं अपने लिए, अपने एजेंट को ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, तो अभी अगर हम इसे बंद कर देते हैं, ठीक, मैंने आपको समझा दिया ऑन फॉर्म सबमिशन क्या होता है। हम दूसरे फॉर्म में जाते हैं, दूसरे ट्रिगर में जाते हैं। व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो, ये थोड़ा एडवांस्ड है। ये होता है कि हम दूसरे वर्कफ्लो से इस वर्कफ्लो को ट्रिगर करेंगे, ये अभी हमें नहीं जाना है। ऑन चैट रिसीव्ड हमने पहले भी देखा हुआ है। यहाँ पे आप
या तो चैट को पब्लिक कर सकते हो या फिर इसे N8N के अंदर ही रख सकते हो। टेस्टिंग के समय N8N के अंदर, पब्लिक जब आपको करना है, जब एक्चुअली आपको यूज़ करना है तो पब्लिक करके जो URL आपको मिलेगा, ये URL आपको मिलेगा, इस URL पे जाके आप उस चैट को एक्सेस कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगा, ऑथेंटिकेशन नेम, ये उसी लिए है जब आप एक्चुअली क्लाइंट को दोगे तब। अभी हमें ये सब में नहीं घुसेंगे, अभी हम इसे ऑफ रखेंगे और हम इसे देखेंगे ये कैसे ट्रिगर होता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ हेलो, तो यहाँ पे एक रेड क्लिक होने के बाद एक ब्लू ग्रीन टिक आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये आ गया है। और यहाँ पे मैं अभी इसको खोल के दिखाता हूँ कि ये डाटा गया कहाँ पे है। हमने जो हाय या फिर हेलो लिखा है वो गया कहाँ पे है। अगर आप इसको खोलते हो, यहाँ पे आपको पहले दिखेगा सेशन आईडी, फिर आपको दिखेगा एक्शन क्या लिया गया था। सेशन आईडी मतलब एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिससे हम हमारे हर एक चैट को अलग ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक्शन क्या है, सेंड मैसेज, और चैट इनपुट क्या है, हेलो। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, वो है N8N में 3 तरीके के डाटा टाइप्स आपको दिखते हैं। एक है स्कीमा, एक है टेबल, एक है जेसॉन। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, अगर आपने स्कीमा कभी नहीं देखा है, स्कीमा बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब स्कीमा बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है डाटा, किसी भी डाटा को दिखाने का। तो आप इधर देख सकते हो वही चीज़ स्कीमा फॉर्म में है। ठीक है, सिंपल, सबसे इजी और सबसे सिंपल टू यूज़ आपके लिए स्कीमा होगा। फिर टेबल फॉर्मेट जो हमने पहले देखा, टेबल जैसा। ठीक है, कि ये इसका की है, ये इसका वैल्यू है। अब वैल्यू और की मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जेसॉन में काम आएगा। जेसॉन में जब आप जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको दिख सकता है, डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे जब आप जाओगे तो ये ऐसे दिखता है। ठीक है, अब जेसॉन जो है यहाँ पे, ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये है की, एक की, और उस की का वैल्यू है ये। जैसे कि सिंपल टर्म्स में नेम है की इज इक्वल टू आकाश है उसका वैल्यू। नेम नंबर, फ़ोन नंबर इज की इक्वल टू आपका जो फ़ोन नंबर है वो है उसका वैल्यू। बिल्कुल ऐसा ही है, और कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं करना है आपको, बिल्कुल इतना ही सिंपल है। आपको देख सकते हो चैट इनपुट है, उसका है हेलो। एक्शन क्या लिया गया है, वो है सेंड मैसेज। बस आपको ऐसे ही जेसॉन को देखना है, और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। आप यहाँ पे इस डाटा को एडिट भी कर सकते हो। जब आप जेसॉन में आते हो तो आप यहाँ पे इसे लिटरली एडिट कर सकते हो। मान ऐसे हो जाएगा कि मैंने हेलो नहीं हाई बोला था। ठीक है, तो अगर आप इसे सेव करते हो, ये हाई हो जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जब हम डाटा को टेस्ट करते हैं तो बहुत समय हमें मॉक डाटा चाहिए होता है। मॉक डाटा मतलब सैम्पल डाटा, इसीलिए हम इसे यहीं पे एडिट कर सकते हैं N8N के अंदर। यहाँ पे हमेशा आपको N8N में डॉक्स नाम का एक चीज़ दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। मैं तो आपको बेसिक्स दिखा ही रहा हूँ, पर अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो किसी भी नोट के ऊपर आपको ये डॉक्स वाला सेक्शन दिखेगा, और यहाँ पे आपको दिखेगा हर तरीके का डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। बहुत लंबा, मतलब लिटरली बहुत लंबा लिस्ट है यहाँ पे चीज़ों का। वो सब आपको ना पढ़ना पड़े, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। पर अगर मेरे समझाने के बाद भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप उस डॉक्स में जा सकते हो। यहाँ पे आप डाटा को पिन कर सकते हो। पिन मतलब क्या होता है कि जो डाटा N8N में आएगा वो पिन हो जाता है। मतलब अगर मैं ऐसे पिन कर दूँ या फिर अनपिन कर दूँ, जब मैं ऐसे पिन करता हूँ तो आपको ऐसे यहाँ पे पिन दिखेगा। इसका मतलब है जो डाटा है वो यहाँ पे सेव हो गया है। भले ही एक बार मैं इसे सेव कर दूँ, अगर मैं आपके सामने रीलोड करूँ, पहले वो कर लेता हूँ, अगर मैं रीलोड करूँ आपके सामने तो भी ये डाटा जाएगा नहीं। लेकिन अगर मैंने उसे पिन नहीं किया होता तो जो हेलो या फिर हाई इनपुट मैंने डाला था वो डिलीट हो जाता। ठीक है, वो होता है पिन का सबसे बड़ा हेल्प। तो अगर आप देखो यहाँ पे वो डाटा अभी भी यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे अनपिन कर दूं अभी, ठीक है, और अभी भी ये डाटा होगा आपको, अगर देखोगे डाटा होगा, पर जैसे ही मैं इसे रीलोड करूँगा ये डाटा जा चुका होगा। ये पहले तो बोल रहा है सेव करने के लिए, सेव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर रीलोड कर दें, भले ही हमने सेव किया लेकिन क्योंकि हमने पिन नहीं किया तो वो डाटा नहीं रहेगा। नोड्स वहीं पे रहेंगे, वो चैट ट्रिगर नोड रहेगा, पर वो ट्रिगर के अंदर वो डाटा नहीं रहेगा। अगर आप देखो यहाँ पे कोई डाटा नहीं है। तो ये ऐसे ये पिनिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अभी हम इसे हटा देते हैं
इवैल्यूएशंस रन करना और कुछ एक्स्ट्रा है, ये सब एक्स्ट्रा है, ये आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने आपको सारे बेसिक तरीके के ट्रिगर्स दिखा दिए हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने NA10 के बेसिक्स कवर कर लिए, हमने सारे तरीके के ट्रिगर्स कवर कर लिए। आने वाले वीडियोज़ में हम और बेसिक जानेंगे और कुछ एडवांस चीज़ें, थोड़े अलग अलग नोट्स के बारे में जानेंगे जो कि प्राइमरीली NA10 में यूज़ होते हैं। आज के वीडियो को मैं इतना अभी तक रखूँगा। इसका रीज़न है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अगर मैं सब कुछ आपको एक ही वीडियो में सिखा दूं तो आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए अभी आपका काम ये है कि NA10 का फ्री अकाउंट बनाइए, उसमें अकाउंट बना के ट्राई कीजिए, चीज़ें इधर उधर कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपको कोई नोट्स के साथ खेलना है तो खेलिए। और अगले वीडियोज़ में हम और बेसिक्स कवर करेंगे। हम AI नोट्स के बारे में जानेंगे, हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन नोट्स के बारे में जानेंगे और हम इसके बाद, एक बार हमने सारे नोट्स के बारे में जान लिया, हम फिर एक्चुअल बिजनेस वैल्यू वाली चीज़ें बनाएंगे। सबसे पहले हम अपना पर्सनल असिस्टेंट जैसा कुछ बनाएंगे जो सबको चाहिए होता है। उसके बाद हम एक्चुअल बिजनेस वैल्यू वाले एजेंट्स में भी जाएंगे। अभी के मार्केट में ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी बिजनेस के पास जाओ या फिर किसी प्रोफेशनल के पास जाओ और उसके लाइफ में या फिर उसके बिजनेस में अगर कोई ऑटोमेटिव रिपीटेटिव टास्क है जो कि बोरिंग है, जिसमें बहुत ह्यूमन टच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे आप ऑटोमेट कर दो और सिस्टमेटाइज कर दो ताकि वो रिपीटेडली उसके लिए पैसा, टाइम और फोकस बचा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आपके काम के क्वालिटी पे वही अच्छे से ध्यान दे पाएगा जो कुछ जो बोरिंग और रिपीटेटिव टास्क है उसके लाइफ के और उसके काम के, वो उसे ऑटोमेट कर देगा ताकि उसके पास फ्री टाइम बचे और वो इन जो चीज़ें एक्चुअली वैल्यूएबल है, जैसे कि एक्चुअली कस्टमर के साथ बात करना, कस्टमर इंटरेक्शन करना, ज़्यादातर लोगों के साथ नेटवर्किंग करना, ये सारी चीज़ें जो एक्चुअली बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उस पर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगा रादर दैन जब रिपीटेटिव बोरिंग काम होता है जो एक्चुअली उतना वैल्यू डिलीवर नहीं करते हैं पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। इसीलिए ये जो स्किल है कि आप किसी बिज़नेस के पास जाओ और आपको पता हो कि उस बिज़नेस में ये और ये, मान लो 1, 2 और 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप सिस्टमेटाइज कर सकते हो AI के इस्तेमाल से, तो वो बहुत ही वैल्यूएबल हो जाती है। और AI एडॉप्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। तो मैं आपको अगले वीडियोज़ में और बेसिक समझाऊंगा और ये पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है जिसमें हम NA10 के बेसिक्स से बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे बिजनेस पर्पस वाले एजेंट्स को बनाने में। मैं हर हफ्ते आपके लिए नए नए ऐसे एजेंट्स लाऊंगा जो आप बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो और रिपीटेटिव टास्क और बोरिंग टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलते हैं।